तीन देश सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी पावर में से एक सऊदी अरेबिया, दूसरी तरफ न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान और तीसरी तरफ नेटो मेंबर्स और तेज़ी से बढ़ती डिफेंस इंडस्ट्री वाला तुर्की। इन तीनों ने 7 अगस्त 2026 को मक्का में एक ऐसा डिफेंस एग्रीमेंट किया जिसमें प्रिंसिपल साफ है, अगर किसी एक मेंबर पर आर्म्ड अटैक होता है तो उसे तीनों पर अटैक माना जाएगा। इसी वजह से दुनिया के कई हिस्सों में इसे मुस्लिम नेटो कहा जा रहा है। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि ये नेटो है या नहीं, असली सवाल है भारत के लिए इससे क्या खतरा पैदा हो सकता है। क्या पाकिस्तान को सऊदी अरब का स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा? क्या तुर्की पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को मजबूत करेगा? क्या इजिप्ट भी इसमें शामिल हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका ने इस अलायंस को बनने क्यों दिया? यह शायद ज़्यादा सही सवाल है। क्या अमेरिका के पास इसे रोकने की कोई वजह ही नहीं थी? मुस्लिम नेटो, इंडिया के लिए खतरा या मौका? नमस्कार, मैं हूं राजेश चौहान और आप देख रहे हैं आज का भारत। आखिर डील में है क्या? पहले समझते हैं एग्रीमेंट में वास्तव में हुआ क्या। 7 अगस्त को सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की ने मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। इसका कोर प्रिंसिपल कलेक्टिव डिफेंस है, यानी किसी मेंबर पर आर्म अटैक को तीनों के खिलाफ अटैक माना जाएगा। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, इसे अभी नेटो जैसा फुली इंटीग्रेटेड मिलिट्री अलायंस समझना जल्दबाजी होगी। इसका कमांड स्ट्रक्चर, फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट, ज्वाइंट ऑपरेशन और अटैक की स्थिति में एग्जैक्ट रिस्पांस मैकेनिज्म जैसी कई ऑपरेशनल डिटेल अभी तय होनी है। सऊदी अरब में एक मिनिस्ट्रियल कमेटी और सेक्रेटरीट बनाने की बात हुई और आगे इम्प्लीमेंटेशन पर काम होना है। इसलिए हेडलाइन में मुस्लिम नेटो आकर्षक जरूर है, लेकिन रिपोर्ट में इसे नेटो स्टाइल म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट कहना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तीनों देशों को एक दूसरे की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा, इन तीनों के पास अलग अलग ताकत है। सऊदी अरब क्या लाता है? मनी, एनर्जी और स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी। सऊदी अरब मिडिल ईस्ट की सबसे महत्वपूर्ण इकोनॉमिक और एनर्जी पावर में से है। उसके पास विशाल फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं और गल्फ सिक्योरिटी उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान क्या लाएगा? मिलिट्री मैन पावर, कॉम्बैट एक्सपीरियंस और न्यूक्लियर डिटरेंस। पाकिस्तान इस ग्रुप का एकमात्र न्यूक्लियर आर्म मेंबर है। यही बात इस पैक्ट को दूसरे रीजनल डिफेंस अरेंजमेंट से अलग बनाती है। और तुर्की की ताकत है लार्ज मिलिट्री, ड्रोन्स, डिफेंस इंडस्ट्री और स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी। तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री ने पिछले वर्षों में ड्रोन्स और दूसरे इंडिजीनियस सिस्टम में अपनी कैपेबिलिटी काफ़ी बढ़ाई है। इसलिए तीनों को मिलाकर एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बनता है। सऊदी पैसा और स्ट्रेटेजिक डेप्थ, पाकिस्तान मिलिट्री और न्यूक्लियर डिटरेंस, तुर्की टेक्नोलॉजी और डिफेंस इंडस्ट्री। लेकिन ये कहना है कि तीनों की सारी मिलिट्री कैपेबिलिटी ऑटोमेटिकली एक सिंगल कमांड के नीचे आ गई है, अभी गलत होगा। तुर्की इसमें इतना इंटरेस्टेड क्यों है? इसका जवाब सिर्फ रिलीजन नहीं, तुर्की खुद नेटो का मेंबर है। और फिर भी अंकारा पिछले कुछ वर्षों में अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यानी तुर्की चाहता है कि रीजनल सिक्योरिटी में उसकी भूमिका सिर्फ नेटो मेंबर की ना हो, बल्कि मिडिल ईस्ट, गल्फ, रेड सी और वाइडर मुस्लिम वर्ल्ड में भी उसकी अपनी स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस हो। इस पैक्ट में तुर्की को 3 बड़े फायदे दिखाई देते हैं। पहला, सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप मजबूत करना। दूसरा, पाकिस्तान के साथ पहले से मौजूद डिफेंस कोऑपरेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करना। और तीसरा, अपने डिफेंस इंडस्ट्री प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी के लिए बड़ा रीजनल इकोसिस्टम बनाना। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हक्कान फिदेन ने यह भी कहा कि इस पैक्ट को आगे और देशों तक एक्सपेंड करने की इच्छा है। यानी तुर्की इसे सिर्फ 3 देशों का एग्रीमेंट मानकर नहीं चल रहा। क्या दूसरी मुस्लिम कंट्रीज़ भी जुड़ेंगी? यहाँ सबसे बड़ा नाम सामने है इजिप्ट, क्योंकि इजिप्ट पहले से तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के साथ R4 कंसल्टेशन मैकेनिज्म में शामिल है। 21 जून 2026 को इन 4 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की कायरो में बैठक भी हुई थी। और अब तुर्की ने संकेत दिया है कि इजिप्ट फ्यूचर में इस डिफेंस एग्रीमेंट का हिस्सा बन सकता है। लेकिन यहाँ भी सावधानी जरूरी है। इजिप्ट अभी इस पैक्ट का मेंबर नहीं है, इसलिए इजिप्ट अलायंस में शामिल हो गया कहना गलत होगा। बल्कि सही वर्डिंग है, इजिप्ट पोटेंशियल फ्यूचर मेंबर है। और अगर इजिप्ट शामिल होता है तो इसका स्ट्रेटेजिक महत्व काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि इजिप्ट के पास बड़ी मिलिट्री है और इसकी लोकेशन मेडिटेरियन, रेड सी और सुएज कनाल तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन इजिप्ट के सामने अपने डिप्लोमेटिक कैलकुलेशन भी हैं, इसलिए फ्यूचर एक्सपेंशन अभी निश्चित नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत को खतरा क्या है? अब आते हैं भारत पर। क्या इस पैक्ट से भारत को तुरंत मिलिट्री थ्रेट है? नहीं, और ये डिस्टिंक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। एग्रीमेंट ऑफिशियली किसी स्पेसिफिक कंट्री के खिलाफ घोषित नहीं किया गया है। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हक्कान फिदेन ने भी कहा है कि पैक्ट ईरान या किसी दूसरे स्पेसिफिक कंट्री के खिलाफ डायरेक्टेड नहीं है। लेकिन भारत के लिए कुछ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिस्क जरूर हैं। रिस्क नंबर 1,
पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक बैकिंग। पाकिस्तान अब सऊदी अरेबिया और तुर्की के साथ फॉर्मल डिफेंस फ्रेमवर्क में है। अगर भविष्य में इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस होता है तो न्यू दिल्ली को ये कैलकुलेट करना होगा कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक, इंटेलिजेंस, मिलिट्री या फाइनेंशियल सपोर्ट किस लेवल तक मिल सकता है। हालांकि ये कहना है कि सऊदी और तुर्की ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के साथ इंडिया के खिलाफ युद्ध में उतर जाएंगे, अभी स्पॉटेड फैक्ट नहीं है। रिस्क नंबर 2, तुर्की पाकिस्तान डिफेंस कॉपरेशन। तुर्की और पाकिस्तान पहले से डिफेंस टेक्नोलॉजी और मिलिट्री कॉपरेशन बढ़ा रहे हैं। अगर ये कॉपरेशन इस नए फ्रेमवर्क के अंदर और इंस्टीट्यूशनलाइज होता है तो पाकिस्तान को टर्किश टेक्नोलॉजी और डिफेंस प्रोडक्ट तक ज़्यादा स्ट्रक्चर एक्सेस मिल सकता है। भारत के लिए इसका मतलब है पाकिस्तान की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। रिस्क नंबर 3, डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट। ये शायद मिलिट्री थ्रेट से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान एक कॉमन सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म बनाते हैं और आगे इजिप्ट या दूसरे देश भी जुड़ते हैं तो पाकिस्तान को मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ के बीच एक बड़ा डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म मिल सकता है और भारत को गल्फ और मुस्लिम मेजॉरिटी देशों के साथ अपनी डिप्लोमेसी को और केयरफुली बैलेंस करना होगा। अब कहानी का दूसरा पहलू, इस पैक्ट से इंडिया को कुछ अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। सबसे पहली, सऊदी अरेबिया, भारत और सऊदी अरेबिया के संबंध सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और इंडियन डायस्पोरा ये सभी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इंडिया के लिए सऊदी अरेबिया के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप को इस नए पैक्ट की वजह से ख़त्म या कमज़ोर करना रैशनली स्ट्रेटजी नहीं होगी, बल्कि उल्टा इंडिया को सऊदी अरेबिया के साथ डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट और मजबूत करनी पड़ सकती है। दूसरा फ़ायदा, अगर ये पैक्ट मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है और रीजनल कन्फ्लिक्ट को कंटेन करने में सफल होता है तो इंडिया के लिए गल्फ़ की स्टेबिलिटी अच्छी खबर होगी, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी गल्फ़ रीजन से गहराई से जुड़ी है। इसलिए हर नया रीजनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म भारत के लिए केवल थ्रेट नहीं होता, कभी कभी रीजनल स्टेबिलिटी खुद एक स्ट्रेटेजिक बेनिफिट होती है। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल पर, यूएसए ने इस अलायंस को बनने क्यों दिया। सबसे पहले फैक्ट, हमें अभी तक कोई क्रेडिबल पब्लिक एविडेंस नहीं मिला कि वाशिंगटन ने इस पैक्ट को फॉर्मली अप्रूव किया हो, इसलिए ये कहना है कि अमेरिका ने इसे अनुमति दी एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल फिर भी है, अमेरिका ने इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। इसका संभावित स्ट्रेटेजिक आंसर है, अमेरिका के लिए रीजनल अलायंस का ज़्यादा डिफेंस बर्डन उठाना अपने आप में बुरा नहीं है। इसका संभावित स्ट्रेटेजिक आंसर है, अमेरिका के लिए रीजनल अलायंस का ज़्यादा डिफेंस बर्डन उठाना अपने आप में बुरा नहीं है। अगर सऊदी अरेबिया अपनी सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तुर्की रीजनल सिक्योरिटी में ज़्यादा भूमिका निभाता है और पाकिस्तान भी किसी रीजनल फ्रेमवर्क में शामिल होता है, तो अमेरिका को हर रीजनल क्राइसिस में अकेले सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने की ज़रूरत कम हो सकती है। दूसरी बात, ये तीनों देश अमेरिका के साथ अपने अपने तरीके से रिलेशन बनाए हुए हैं, इसलिए इस पैक्ट को तुरंत एंटी अमेरिका अलायंस कराना सही भी नहीं होगा। और तीसरी बात, मिडल ईस्ट में ईरान वॉर और रीजनल इंस्टेबिलिटी के बाद गल्फ कंट्रीज़ को अपनी सिक्योरिटी के लिए एडिशनल ऑप्शन चाहिए, इसलिए इसे पूरी तरह वाशिंगटन से ब्रेक अवे प्रोजेक्ट समझना शायद जल्दबाजी होगी। लेकिन अमेरिका के लिए इसमें खतरा भी है। अगर ये अलायंस आगे बढ़ता है, इजिप्ट जुड़ता है और दूसरे कंट्री भी इसमें शामिल होते हैं, तो मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में अमेरिका के ट्रेडिशनली सेंट्रलिटी कम हो सकती है, यानी वाशिंगटन के सामने एक नई रियलिटी हो सकती है। रीजनल कंट्रीज़ अब सिर्फ यूएस सिक्योरिटी अम्ब्रेला पर निर्भर नहीं रहना चाहते। लेकिन ये प्रोसेस अभी शुरुआत में है। इस पैक्ट की वास्तविक मिलिट्री कैपेबिलिटी तभी पता चलेगी जब जॉइंट एक्सरसाइज होंगे, कमांड मैकेनिज्म बनेंगे, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो बढ़ेगी और सबसे महत्वपूर्ण, किसी वास्तविक क्राइसिस में तीनों देश एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, भारत को अब क्या करना चाहिए। भारत के लिए सबसे समझदारी वाली स्ट्रैटेजी शायद पैनिक नहीं, कैलिब्रेटेड डिप्लोमेसी है। भारत के लिए सबसे समझदारी वाली स्ट्रैटेजी शायद पैनिक नहीं, कैलिब्रेटेड डिप्लोमेसी है। पहला, सऊदी अरेबिया के साथ बायलैटरल रिलेशन को और मजबूत करना। दूसरा, तुर्की के साथ डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक चैनल खुले रखना, भले ही अंकारा और न्यू दिल्ली के कुछ मुद्दों पर मतभेद हो। तीसरा, पाकिस्तान की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और तुर्की पाकिस्तान डिफेंस कॉपरेशन पर क्लोज वॉच रखना। और चौथा, यूएई, इजिप्ट, फ्रांस, इजराइल और दूसरे स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ इंडिया के रीजनल रिलेशनशिप्स को डाइवर्सिफाई करना, क्योंकि इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई एक पैक्ट नहीं है। असल चैलेंज है, अगर मिडिल ईस्ट में नए मिलिट्री ब्लॉक्स बनने लगे तो इंडिया को अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कैसे सुरक्षित रखे। तो क्या ये सच में मुस्लिम नेटो है? अभी नहीं। ये सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की का एक नया म्यूचुअल डिफेंस फ्रेमवर्क है। इसमें पोटेंशियल ज़रूर बहुत बड़ा है। पाकिस्तान की मिलिट्री, तुर्की की डिफेंस टेक्नोलॉजी और सऊदी अरेबिया की इकोनॉमिक पावर, अगर ये तीनों एक कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में बदलते हैं तो मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स पर असर पड़ सकता है। लेकिन अभी इसकी असली ताकत कागज़ पर नहीं, इम्प्लीमेंटेशन में तय होगी। और भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात,
इस अलायंस में डरने से ज़्यादा ज़रूरी है इसे समझना, क्योंकि आने वाली दुनिया शायद ऐसी होगी जहां देश अकेले नहीं, छोटे छोटे स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स में अपनी सिक्योरिटी बनाना शुरू करेंगे। और सवाल ये नहीं कि मुस्लिम नेटो बन गया या नहीं, सवाल ये है क्या दुनिया एक नए दौर के मिलिट्री ब्लॉक्स की तरफ बढ़ रही है, और अगर ऐसा है तो इंडिया अपनी जगह कहाँ बनाएगा। अपना कमेंट्स ज़रूर लिखें। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।